एक कहानी सुनाता हूँ, दो लोगों की। पहला, एक जीनियस टेक एग्जीक्यूटिव। अच्छा। इतना अमीर था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए मजे मजे में सोने के सिक्के समुद्र में फेंकता था। सोने के सिक्के? हाँ, जैसे हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं। कुछ ही साल बाद वो पूरी तरह कंगाल हो गया। अरे। और दूसरा आदमी, रोनाल्ड रीड, एक पार्ट टाइम चौकीदार और पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट। ठीक है। उसने अपनी मामूली सी कमाई से छोटी छोटी बचत की और चुपचाप ब्लू चिप शेयरों में लगा दी। और फिर दशकों तक इंतजार किया। जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो उसने अपने पीछे $8 मिलियन, $8 मिलियन? हाँ, लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़ी। ये दोनों कहानियां मतलब बिल्कुल सच्ची हैं और एक ही कमाल की बात बताती हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमने मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़े कुछ सोर्सेस को खंगाला है और उसका सबसे बड़ा आइडिया यही है कि पैसे के मामले में आप कितने कामयाब होंगे, इसका आपकी होशियारी से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से। ये कोई गणित या साइंस नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी है। हाँ, और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब एक हार्वर्ड का जीनियस कंगाल हो जाता है और एक चौकीदार करोड़पति। ये कैसे होता है? तो आज हम पैसे, दौलत और खुशी से जुड़े कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि क्यों बहुत होशियार लोग पैसे को लेकर कभी-कभी बेवकूफी भरे फैसले कर लेते हैं। हाँ। और असली दौलत का मतलब आखिर है क्या? तो चलिए उन दो लोगों की कहानी पर वापस आते हैं। एक तरफ रोनाल्ड रीड, चौकीदार, दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, मेरिल लिंच का एक टॉप एग्जीक्यूटिव। फुस्कॉन के पास दुनिया की बेस्ट शिक्षा थी, पावरफुल कनेक्शंस थे, और फिर भी 2008 के वित्तीय संकट में वो दिवालिया हो गया। सब कुछ होते हुए भी। जबकि रीड, जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था, उसने $8 मिलियन बना लिए। ये बात मतलब दिमाग में बैठती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब देखिए इसी बात में छिपा है कि हम सोचते हैं कि पैसा बनाना एक हार्ड साइंस है, जैसे इंजीनियरिंग। हाँ, नंबर्स का खेल है। एग्जैक्टली। जबकि सच तो ये है कि ये एक सॉफ्ट स्किल है, जैसे लोगों से अच्छा व्यवहार करना। ये ज्यादा इस पर डिपेंड करता है कि आप बिहेव कैसे करते हैं, इस पर नहीं कि आप जानते क्या हैं। अच्छा। किताब के शब्दों में कहूं तो रीड के पास धैर्य था, उसने दशकों तक इंतजार किया। फुस्कोन के पास लालच था, अहंकार था, वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। और इसी एक फर्क ने शिक्षा और अनुभव के इतने बड़े अंतर को खत्म कर दिया। यहीं पर किताब का एक बहुत ही गहरा आइडिया सामने आता है। कोई भी पागल नहीं है। हमें अक्सर लगता है कि लोग पैसे को लेकर अजीब, पागलपन भरे फैसले करते हैं। हाँ, बहुत करते हैं। कोई लॉटरी के टिकट पे पूरी सैलरी उड़ा देता है, कोई अपनी सारी बचत किसी अजीबोगरीब स्टॉक में लगा देता है। हमें लगता है ये पागल हैं, लेकिन किताब कहती है नहीं, कोई पागल नहीं है। बिल्कुल। हर कोई अपने जीवन के अनूठे अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। जो आपको पागलपन लग रहा है, वो शायद उनके लिए उस वक्त का सबसे तर्कसंगत फैसला हो। जैसे? इसका एक क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, एक इंसान जो 1950 में पैदा हुआ, उसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को लगभग सपाट देखा। सालों तक कोई खास रिटर्न नहीं मिला। वहीं जो 1970 में पैदा हुआ, उसने अपनी जवानी में बाजार को 10 गुना बढ़ते देखा। तो जाहिर है दोनों का नजरिया शेयर बाजार को लेकर बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग। पहले वाले को लगेगा कि शेयर बाजार एक जुआ है जहां पैसा नहीं बनता, और दूसरे वाले को लगेगा कि ये तो पैसे बनाने की मशीन है। एकदम सही। और आज के दौर में भी हम ये देखते हैं। जिसने 2008 की मंदी में अपने परिवार की बचत को डूबते देखा है, वो शायद आज भी एसआईपी शुरू करने के नाम से डरता है। और वहीं कोई 22 साल का युवा इन्वेस्टर जिसने सिर्फ क्रिप्टो और मीम स्टॉक्स का तूफान देखा है, उसे लगता है कि रातों रात अमीर बनना ही बाजार का नियम है। कोई भी पागल नहीं है, बस सबके अनुभव अलग हैं और हर किसी की सच्चाई उसके अनुभव से ही बनती है। इसका मतलब इसका आपकी बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो मतलब हमारा व्यवहार हमारे अनुभवों से बनता है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी है? अगर आपके पास धैर्य है तो आप जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सीधा है। नहीं है। क्योंकि बिल गेट्स की कहानी याद आती है, जहां सिर्फ व्यवहार या होशियारी ने नहीं, किसी और ही चीज ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। यहाँ दो अदृश्य ताकतें सामने आती हैं, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी किस्मत का बेहतरीन उदाहरण है। 1968 में बिल गेट्स सिएटल के लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे।
ये दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक था जहां उस जमाने में एक कंप्यूटर था। 1968 में हाई स्कूल में कंप्यूटर? हाँ, ये 10 लाख में एक मौके वाली बात थी। गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। वाह, ये तो हुई किस्मत की बात। लेकिन आपने जोखिम का भी जिक्र किया। वो इस कहानी में कहाँ है? जोखिम उसी कहानी का दूसरा पहलू है। उसी स्कूल में गेट्स के साथ उनका एक दोस्त पढ़ता था, केंट इवेंस। केंट इवेंस। वो गेट्स जितना ही होशियार था, कंप्यूटर को लेकर उतना ही जुनूनी था, और दोनों ने मिलकर दुनिया बदलने का सपना देखा था। दोनों माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने की बातें करते थे। अच्छा। लेकिन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से ठीक पहले पहाड़ों पर चढ़ते हुए एक हादसे में केंट की मौत हो गई। ओहो। ये 10 लाख में एक मौके वाला जोखिम था। एक ही स्कूल, एक ही सपना, एक जैसी काबिलियत। एक को किस्मत का साथ मिला और दूसरा जोखिम का शिकार हो गया। हाँ, ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। मतलब जब हम किसी की जबरदस्त सफलता देखते हैं, जैसे जेफ बेजोस या एलन मस्क, तो हम सिर्फ उनकी मेहनत, उनके विजन की बात करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि शायद वहां किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल और जब कोई नाकाम होता है तो हम कहते हैं कि उसने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। किस्मत और जोखिम भाई बहन की तरह है। दोनों हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत या हमारे फैसलों का फल नहीं होता। जब हम दूसरों की सफलता या असफलता को आंकते हैं तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अदृश्य ताकतों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। इससे हम दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे सीख सकते हैं, और खुद की असफलताओं पर ज्यादा निराश होने के बजाय हम खुद को माफ कर सकते हैं। किस्मत और जोखिम की बात तो समझ आती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास किस्मत भी थी, सफलता भी थी, पैसा भी था, फिर भी उनके लिए वो काफी नहीं था। मैं रजत गुप्ता और बर्नी मेडॉफ की कहानियों के बारे में सोच रहा हूं। ये कहानियां मुझे हमेशा हैरान करती हैं। ये दोनों कभी पर्याप्त नहीं, मतलब नेवर इनफ की मानसिकता के सबसे दुखद उदाहरण है। रजत गुप्ता की कहानी देखिए। हाँ, वो कोलकाता के एक अनाथालय से निकलकर मैकिन्जी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बने। 2008 में उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। $100 मिलियन। बहुत पैसा होता है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अरबपति बनना था, और इस चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, और वो जेल गए। और बर्नी मेडॉफ की कहानी तो इससे भी ज्यादा अजीब है। उनकी कुख्यात पॉन्जी स्कीम सामने आने से बहुत पहले ही उनका एक बेहद सफल और पूरी तरह से कानूनी मार्केट मेकिंग बिजनेस था। हाँ, उनका बिजनेस बहुत बड़ा था। वो उससे हर साल करोड़ों डॉलर कमा रहे थे। वो पहले से ही अविश्वसनीय रूप से अमीर थे। फिर भी उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा धोखा किया। मुझे ये बात समझ नहीं आती। $100 मिलियन के बाद कोई और पैसा क्यों चाहेगा? क्या ये सिर्फ लालच है? देखिए, ये सिर्फ लालच से भी ज्यादा गहरा है। इसे मनोवैज्ञानिक हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, ये एक तरह का जाल है। आपको $100 मिलियन मिलते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत अच्छा लगता है, फिर वो आपकी नॉर्मल जिंदगी बन जाती है। वो खुशी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब आपको खुशी का अगला डोज चाहिए, और वो शायद $1 बिलियन पर मिलेगा। आप संतुष्टि के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गोल पोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहता है। तो गुप्ता और मैडॉफ इसी ट्रेडमिल पर बुरी तरह दौड़ रहे थे। हाँ, और इसमें सामाजिक तुलना भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। बिल्कुल। आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं। आज के जमाने में आप इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया को देखते हैं, और हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा कामयाब दिखेगा। हाँ, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी सबक ये है, और ये शायद इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक है। क्या? जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, जैसे इज्जत, आजादी, परिवार, दोस्त, उसे उस चीज के लिए जोखिम में डालना जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, यानी और ज्यादा पैसा, सरासर मूर्खता है। ये तो बहुत गहरी बात है। गुप्ता और मैडॉफ के पास वो सब कुछ था जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, और उन्होंने उस सब को दांव पर लगा दिया उस पैसे के लिए जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना और महंगी चीजें खरीदना एक जाल हो सकता है, तो फिर पैसे का असली फायदा क्या है? उसका असल मकसद क्या होना चाहिए? हाँ, अच्छा सवाल है।
यहाँ पर किताब का एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया आता है, कार में आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार और सच्ची बात है। सोचिए, जब हम सड़क पर एक चमचमाती हुई फरारी या लैम्बोर्गिनी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? यही कि काश मेरे पास होती। एग्जैक्टली। हम यही नहीं सोचते वाओ उस कार को चलाने वाला आदमी कितना कूल है। नहीं, हम अवचेतन रूप से सोचते हैं वाओ अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते हैं। हम उस ड्राइवर को लगभग नज़रअंदाज कर देते हैं और उस कार को अपनी खुद की इच्छाओं और इज्जत पाने के पैमाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। मतलब आप ये कह रही हैं कि लोग आपकी चीजों से उतने प्रभावित नहीं होते जितना आप सोचते हैं। हाँ, वे असल में सिर्फ अपनी कल्पना में खुद को उन चीजों के साथ रखकर खुश हो रहे होते हैं। तो महंगी चीजें खरीदकर दूसरों से इज्जत पाने की कोशिश करना एक तरह से बेकार है। काफी हद तक। और ये किताब के एक और शक्तिशाली विचार से जुड़ता है, असली दौलत वो है जो आप नहीं देखते। हाँ, जो दिखती नहीं है। हाँ, देखिए, अमीर होना यानी रिच होना और दौलतमंद होना यानी वेल्दी होना, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क? अमीर होना आपकी मौजूदा कमाई पर निर्भर करता है, ये दिखता है। जब कोई 5 लाख की घड़ी पहनता है या 2 करोड़ की कार चलाता है तो हम कहते हैं कि वो अमीर है, ये सामने होता है। और दौलतमंद होना? दौलत छिपी हुई होती है। दौलत वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया है। ये वो कार है जो नहीं खरीदी गई, वो हीरा है जो नहीं पहना गया। दौलत का असली मूल्य आपको विकल्प, लचीलापन और सबसे बढ़कर आज़ादी देने में है। आज़ादी? हाँ, दौलत का मतलब है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप 6 महीने या 1 साल बिना किसी चिंता के रह सकते हैं। दौलत का मतलब है कि अगर कोई अच्छा मौका सामने आए तो आप उसे पकड़ सकते हैं। दौलत का मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। तो दौलत का मतलब चीजें नहीं बल्कि आज़ादी है, अपने समय पर पूरा नियंत्रण होने की आज़ादी। बिल्कुल। हर सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, बजाय इसके कि मुझे आज ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपल ने सालों तक खुशी पर रिसर्च की। उन्होंने पाया कि अलग-अलग देशों और संस्कृतियों में खुशी का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद स्रोत किसी की सैलरी का साइज, घर का साइज या नौकरी की इज्जत नहीं है। तो फिर क्या है? खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है अपने जीवन को नियंत्रित करने की एक मजबूत भावना। ये महसूस करना कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। पैसे का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा लाभांश यही है, ये आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बहुत ही मजेदार बातें सामने आई हैं। पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि पैसे के मामले में आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपकी डिग्रियों और बुद्धि से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, धैर्य लालच से हमेशा जीतता है। दूसरी बात, किस्मत और जोखिम, ये हमेशा खेल में रहते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना बेवकूफी है। सही बात है। अपनी सफलता पर थोड़ा विनम्र और दूसरों की असफलता पर थोड़ा दयालु होना जरूरी है, क्योंकि हमें पूरी कहानी कभी नहीं पता होती। और तीसरी, जो मुझे लगता है सबसे मुश्किल है, वो है पर्याप्त को पहचानना। ये जानना कि गोल पोस्ट को कहाँ रोकना है। सामाजिक तुलना के इस दौर में ये एक सुपर पावर की तरह है। और आखिर में, पैसे का असली मकसद महंगी चीजों का दिखावा करना नहीं है, बल्कि आज़ादी खरीदना है। अपने समय पर, अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण हासिल करना, यही असली दौलत है। और शायद सच्ची खुशी का राज भी यही है। ये सभी विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। बताइए। ये किताब हमें बताती है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमारे वित्तीय नजरिए को कैसे बनाते हैं। तो सिर्फ ये पूछने के बजाय कि मेरे वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, शायद ये पूछना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, मेरे कौन से पिछले अनुभव मेरे आज के वित्तीय फैसलों को अनजाने में प्रभावित कर रहे हैं। क्या जोखिम को लेकर मेरा नजरिया मेरे माता पिता की किसी कहानी से बना है, या उस आर्थिक माहौल से जिसमें मैं बड़ा हुआ हुई? क्या मैं सिर्फ इसलिए बचत करती हूँ क्योंकि मैंने बचपन में तंगी देखी थी, या सिर्फ इसलिए खर्च करती हूँ क्योंकि मैंने कभी तंगी नहीं देखी? अपने उस इतिहास को समझना भविष्य के लिए ज्यादा सचेत और बेहतर निर्णय लेने का शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है।